प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और ओलोजोसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों अगला पेज है। ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं और वे क्षेत्र कुछ अलग से दिखाई पड़ते हैं और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था वहाँ ऐसी शिल्प कृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई हैं। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसे होता था। 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके साथ यूरोप के पूरा स्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार, यहाँ साइड में लिखा गया है, देख लेते हैं क्या लिखा है। बाएं ओलोजोसाइली का उत्खनित स्थल। खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने प्रेक्षकों के लिए उत्खनित स्थल के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजारों की एक नज़दीकी तस्वीर। यहाँ जो चित्र दिया गया है इसी के बारे में लिखा है। नीचे चलते हैं। यह एक देखिए ऊपर जो बताया गया है उसी को विस्तार रूप से यहाँ चित्र के रूप में दर्शाया गया है। यह एक पेड़ है। यहाँ दिखाया गया है कि पेड़ों पर होमिनिड, फिर इधर पेड़ों पर अन्य स्तनपायी, पेड़ों पर भरण पोषण करते हुए तेंदुआ, उल्लू, मांस बच्चे लाते हुए हड्डियाँ। अब इस फिगर को ऐसे पूरे चित्र को पढ़ लीजिए। साइड में है शिल्प कृतियाँ। मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। शिल्प कृतियाँ क्या होती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं। इनमें अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं जैसे औजार, चित्रकारियाँ, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र आदि। पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं। यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसे पहुँची होंगी? यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे? क्या हड्डियाँ अछूड़ रही होंगी? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ इसके आगे से है दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार। लेजरेट गुफा की दीवार को
12 गुणे 4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों, ट्राउट, पर्च और कार्प के साक्ष्य मिले हैं। एक और पूरा स्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थीं। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में किया जाता था। पेज के साइड में देख लेते हैं। यह टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारों को सहारा देने के लिए बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं वे उन स्थानों के द्योतक हैं जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशान से अंकित काली जगह चूल्हे को दर्शाती है। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिड के जीवन से किस प्रकार भिन्न होगा? तो यहाँ चित्र नहीं है, उसी के बारे में दिया है, दिखाई नहीं दे रहा है। इधर है नीचे कुछ आरंभिक औजार। ये औजार ओल्डुवई में मिले थे। बंगाल में बगल में दिखाया गया औजार एक गडासा है जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्त कुठार है। क्या आप यह बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते होंगे? टिप में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर नहीं, अभी इसी पेज पर है। इसमें प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपना भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते हैं उन्हें वह स्वयं बनाते हैं। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं, जैसा कि हमने पृष्ठ 11 पर देखा है। कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया, नेक्स्ट पेज पर, इथियोपिया और केन्या मानचित्र के केन्या के पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं
जानते हैं कि यह काम पुरुषों या स्त्रियों अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था? यह संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किए जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखी खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल का कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साँच लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखाने जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया। यहाँ साइड में दिया है एक भाला प्रक्षेपक यंत्र। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? यहाँ ये चित्र दिया गया है पंच ब्लेड तकनीक। इसके बारे में दिया गया है क्या है पंच ब्लेड तकनीक। इसको एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़े की सहायता से प्रहार किया जाता है। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना। इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए। इस पे जानवर बने हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।